हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं और AKTU में थर्ड सेमेस्टर में बड़ा कोर सब्जेक्ट है। हम लोग जो लिटरेचर फॉलो करेंगे वो CMR लिप्सियुस की बुक है, साम सीरीज़ की, बड़ी वेल नोन बुक है। उसको हम लोग इंटायरली फॉलो करेंगे क्योंकि अपने कोर्स को पूरी तरीके से ये जो बुक है वो कवर कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट को 5 यूनिट्स में बांटा है। तो हम यूनिट वाइज तो कुछ अभी डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे हम लोगों के सामने आ रहा है तो इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, हम लोग प्रोग्रामिंग से अवेयर है, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, फर्स्ट ईयर में भी किया है, और जो लोग CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड से होंगे वो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करके आ रहे होंगे। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम लोगों का जो पूरा फोकस होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होता है, जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के रूल्स को, उसके ग्रामर्स को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि एक प्रोग्राम लिखिए या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, तो हम लोग बिना डेटा स्ट्रक्चर को जाने हुए कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। तो डेटा स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो हर जगह पड़ेगी जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर एक सेंटेंस यूज़ करता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर को जब हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके हमको कोई एक एप्रोप्रिएट कोड जो है वो मिलता है। हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कराएं और प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो हम लोग इस बात की आधिकारिक घोषणा कर देते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है। मसलन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं रखना चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने एक C कोड की मैंने बात की है और हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं दूसरे कोड में। अगर इन दोनों कोड को हम लोग कंपाइल कराएं तो कंपाइलर हमको कोई भी एरर रिपोर्ट करने वाला नहीं है। ये जो पहला कोड मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने वायर्ड मेन से स्टार्ट किया है और मेन की बॉडी को मैंने एम्प्टी रखा है। और जो दूसरा कोड मैंने लिखा है, इस दूसरे कोड में मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है और मैंने वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया है, हाय। देखिए, हम लोग जब भी इन दोनों प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो कंपाइलर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये दोनों के दोनों कोड सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों के दोनों एक वैलिड प्रोग्राम है, तो अगर आप केवल और केवल इस चीज को अपने ध्यान में रख रहे हैं कि लैंग्वेज का जो कंपाइलर है या लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, तो आप जो भी लिख रहे हैं वो एक वैलिड सोर्स कोड है, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो एक वैलिड प्रोग्राम वो होता है जहाँ पे कम से कम एक आउटपुट स्टेटमेंट जरूर हो। और यही रीज़न है कि जो ये पहला कोड मैंने लिखा है जहाँ पे मेन की बॉडी एम्प्टी है, though this code is logically and grammatically correct, even though we can't say that this is going to be a valid source code, because
this code has not any output statement, but in the second case we have one output statement, and this output statement is going to impact the entire scene, और ये बता रहा है कि एल्गोरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्गोरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोड है वो एक वैलिड कोड, ठीक है। एल्गोरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हम लोगों को देखना है, जानना है, तो उसकी शुरुआत जो है हम डेटा से करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डेटा की, डेटा मतलब हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कुछ वैल्यूज की। ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर हम लोग कहें कि हर डेटा के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये गलत नहीं है। मसलन हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कुछ ऐसा जरूर लिखा है, हमने कोई ना कोई वेरिएबल जरूर डिक्लेयर किया है। मसलन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, और ये जो a है ये इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे जो मैंने एक वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू है 5। यानी अगर एक में कोई भी चेंजेस हम लोग ना करें तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इस वेरिएबल a की जो वैल्यू होगी वो 5 ही होगी, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि जब भी हम लोग बात करेंगे डेटा की तो हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे वैल्यूज की। दूसरी चीज ये है कि ये जो डेटा है, क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि इस डेटा के पास जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मसलन अगर इसके बेसिस पे हम लोग देखें तो हम दो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एटॉमिक और नॉन एटॉमिक। डेटा हमारा एटॉमिक भी हो सकता है और डेटा हमारा नॉन एटॉमिक भी हो सकता है। नॉन एटॉमिक बोलने का मतलब क्या है कि वो डेटा जिसको हम लोग फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई वैल्यू अपने पास है, ऐसा कोई डेटा अपने पास है, तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एटॉमिक डेटा, या फिर कंपोजिट डेटा भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक डेटा की, तो ये जो एटॉमिक डेटा है, द एटॉमिक डेटा कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको हम लोग पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। मसलन मैं यहां पे एक वेरिएबल में ले रहा हूं नेम, और मैं एक और एंटिटी में ले रहा हूं जिसको मैंने बोला एज। देखिए, किसी का नाम राम कुमार मौर्य हो सकता है, और राम कुमार मौर्य की एज 25 ईयर्स है। इसके बेसिस पे मैं अगर ये क्लेम करूं कि ये जो नेम है इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, इस नेम को हम लोग 3 सब पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और मैंने कहा कि कैसे ब्रेक करेंगे, तो मैंने कहा कि फर्स्ट नेम, फिर मैंने कहा मिडिल नेम, और मैंने कहा लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में क्या आएगा, फर्स्ट नेम में जो वैल्यू आएगी वो आएगी राम। सेकेंड जो पार्ट है मिडिल नेम, उसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुमार, और जो लास्ट नेम है उसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी मौर्य। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे एज की, तो एज 25 है, दिस एज कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, पहली चीज। अच्छा,
अगर हम ये कहें कि अपने पास कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, जिस रिक्वायरमेंट में हमें कुछ लोगों के एड्रेसेस को भी स्टोर करना है, तो अगर हम लोग एड्रेसेस की बात करें तो इसमें जो भी वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने यहां नेम को लेकर किया है। जब भी हम लोग एड्रेस की बात करेंगे तो क्या होगा, हाउस नंबर होगा, कॉलोनी नेम होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, और पिन कोड होगा। ठीक है, तो एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे कि एड्रेस एटॉमिक है या नॉन एटॉमिक है तो आपका जवाब क्या होगा कि एड्रेस इज अ कंपोजिट डेटा, एड्रेस इज नॉन एटॉमिक जस्ट लाइक नेम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एज क्या है तो एज हमारे लिए एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग एज को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने डेटा को कैटेगराइज किया, उसके डिवीजन को लेकर, क्या कोई डेटा डिवाइड हो सकता है, क्या कोई डेटा डिवाइड नहीं हो सकता है। तो जो डेटा डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक डेटा, और जो डिवाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एटॉमिक डेटा या फिर कंपोजिट डेटा। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजों को और एक्सप्लोर करते हैं। मसलन हमने जब कहा कि फर्स्ट नेम में राम, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में मौर्य आएगा, हमने कहा कि एज की एक वैल्यू है और वो है 25। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, तो ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी डेटा है तो उस डेटा को हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन जरूर करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, किसी का नाम 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता और किसी की जो एज है वो ABCD बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जो भी वैल्यूज हम लोग असाइन करेंगे उस वैल्यू की एक रेंज होगी और उसका अपना एक एप्रोप्रिएट डेटा टाइप भी होगा। ठीक है, चलिए लिटरेचर में एक टर्म आता है जिसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी, देखिए जब भी हम लोग एंटिटी की बात करेंगे तो इन जनरल एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट्स, और जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब ये है कि हर वो चीज जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे किसी क्लास में जो है 60 स्टूडेंट्स हैं तो हम हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब अगर हम ये कहें कि हर एक स्टूडेंट अपने में एक ऑब्जेक्ट है तो ये गलत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे क्लास में दो लोग हैं, एक है मिस्टर राम और एक है मिस्टर श्याम। और मैंने कहा कि मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ये दोनों के दोनों लोग ऑब्जेक्ट हैं। और हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, तो हर वो एंटिटी जिसको हम लोग रियल वर्ल्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते। तो अगर हम मिस्टर राम और मिस्टर श्याम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द बेसिक्स, व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स बाय विच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हर ऑब्जेक्ट के पास अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं हर एट्रीब्यूट के पास अपनी वैल्यूज होंगी।
ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिया है हाइट, दूसरा एट्रीब्यूट लिया है हमने वेट, तीसरा एट्रीब्यूट हमने लिया है कलर। ठीक है, अभी फिलहाल हम केवल 3 एट्रीब्यूट को लेके बात कर रहे हैं, हाइट, वेट और कलर। तो मिस्टर राम के पास अपनी हाइट होगी, अपना वेट होगा और अपना कलर होगा। उसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे मिस्टर श्याम के बारे में, तो मिस्टर श्याम के पास भी अपनी हाइट होगी, अपना वेट होगा और अपना कलर होगा। क्योंकि हमने 3 ही एट्रीब्यूट लिया है और हम ये भी क्लेम कर रहे हैं कि राम और श्याम के पास ये जो 3 एट्रीब्यूट हैं, इन तीनों एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। तो जब इन तीनों एट्रीब्यूट की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग राम और श्याम को यूनिकली क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने कहा कि जो भी डेटा है उस डेटा को हमें कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन करनी है, और मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था जिसको मैंने कंसिस्टेंसी कहा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर। मसलन अगर आप कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने कोई मैसेज दिया कि इनपुट द नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कोड में एक कंस्ट्रेंट होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि कोई एक यूजर जो है नेम इनपुट कर दे 1 2 3 4 5 6 एक नंबर, और एज जो है उसको कोई एक वैल्यू वो असाइन कर दे ABCD। देखिए जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम लोगों के पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। ध्यान दीजिए, डेटा टाइप, ये टाइप बताएगा कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी है। ठीक है, और अगर टाइप को हम लोग वायलेट करेंगे तो बिल्कुल वही दिक्कत आएगी जो थोड़े देर पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया और वहां पे मैंने कहा कि इनपुट द नेम ऑफ स्टूडेंट, और यूजर ने इनपुट कर दिया नाम क्या 1 2 3 4। तो ये सिस्टम, ये प्रोग्राम क्या है, पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि नाम जो है वो कभी भी न्यूमरल्स नहीं हो सकता, जब भी होगा वो अल्फाबेटिक होगा। और अगर हम लोग एज की बात कर रहे हैं तो एज हमेशा एक नंबर होगा, कोई अल्फाबेट नहीं हो सकता। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप का जो है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो जो भी हम लोग डेटा की बात करेंगे तो उस डेटा का टाइप क्या है और उस टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज, वो सेट ऑफ वैल्यूज जो हम उसको असाइन कर सकते हैं वो डिफाइन करेंगे, और उसी को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द वैलिड सेट। मसलन आप किसी सोशल मीडिया पे आप अपना एक अकाउंट बनाने जा रहे हो और सिस्टम ने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट किया, सिस्टम ने आपकी एज को कंप्यूट कर लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है इनपुट किया, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ और जो करंट डेट है उसको उठाया जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा और हमारी एज जो है कंप्यूट की जाएगी। और अगर सिस्टम ये कहता है कि हम 18 साल से छोटे व्यक्ति को अकाउंट बनाने की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो आप कभी भी अपना अकाउंट किसी सोशल मीडिया पर नहीं बना सकते। एक एग्जांपल के लिए मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया, देखिए। तो जब भी हम लोग एज की बात करेंगे इस अपने एप्लीकेशन में, तो वो एज क्या होगी, तो 18 साल या 18 साल से बड़ी। तो जब हम लोग बोल रहे हैं 18 साल या 18 साल से बड़ी, तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनको अगर हम लोग एक सेट में रखें तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द वैलिड डेटा सेट फॉर द वेरिएबल एज। ठीक है,
18 से अगर छोटा होगा तो वो हमारे लिए इनवैलिड है। ठीक है, तो हम लोग जो भी वेरिएबल देखेंगे उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उन वैल्यूज का हम लोग एक सेट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग एंटिटी को देखें। हम लोगों ने एट्रीब्यूट के बारे में बात किया और हमने ये कहा कि मिस्टर राम और मिस्टर श्याम को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द 3 एट्रीब्यूट्स हाइट, वेट एंड कलर। अब एक बात आती है, बात यह है कि क्या होगा अगर हाइट, वेट और कलर राम और श्याम का बिल्कुल सेम हो। तो अगर राम और श्याम इन दोनों लोगों का हाइट, वेट और कलर इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट या सिमिलर ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या है, तो बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी अपने पास एंटिटीज हैं, उन एंटिटीज के पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कैसी है, सेम है। जैसे हमने कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं और हम बोलते हैं कि मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ये दोनों लोग ट्विंस हैं। तो राम और श्याम दोनों ट्विंस हो गए, तब तो दिक्कत हो गई। बदमाशी राम करेगा और डांट किसको मिलेगी, श्याम को मिलेगी। क्यों? क्योंकि राम और श्याम के पास जो भी एट्रीब्यूट है उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, और इसी वजह से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मिस्टर राम है और कौन मिस्टर श्याम। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट जिनके पास एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बात और भी कर लें कि हम लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने केवल डेटा के बारे में अब तक डिस्कशन किया है। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये जो डेटा अपने पास रख रहे हैं उस डेटा से हम लोगों को क्या मिलने वाला है। देखिए जब भी हम लोग डेटा की बात करते हैं तो इसके साथ एक और टर्म हमारे दिमाग में आने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो लिटरेचर में एक डिफिनीशन दी गई है, हालांकि ये डिफिनीशन इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो लिटरेचर में जो डिफिनीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग डेटा इज रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, या दूसरे शब्दों में कहें कि व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड वी हैव इंफॉर्मेशन। यानी जब भी हम लोग डेटा को क्या करेंगे, डेटा की प्रोसेसिंग कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम लोग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हमेशा डिसीजन लेने में करते हैं। चलिए अब जब मैंने कहा कि डेटा की जब बात उठती है तो बात इंफॉर्मेशन की भी आती है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि डेटा और इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि अभी थोड़े देर पहले मैंने कहा कि व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड वी गेट इंफॉर्मेशन, यानी प्रोसेस्ड डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। कहानी यह है कि अपने यहाँ भारत में, भारत देश में पोलियो नाम की एक बीमारी है और उस पोलियो को हमें इलिमिनेट करना था।
तो राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे एक मुहिम चली, एक ऑपरेशन चला कि हमें अपने देश से जो है पोलियो को हटाना है। तो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी बनी वो स्टेट लेवल पे आई, स्टेट लेवल पे जो पॉलिसी बनी वो रीजनल लेवल पे आई, जोनल लेवल पे आई, जोनल लेवल पर जो पॉलिसी बनी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पॉलिसी बनी वो ब्लॉक लेवल पे गई, और ब्लॉक लेवल पे जो पॉलिसी बनी वो कॉलोनीज और गांवों तक पहुंची। ठीक है, ये इतनी बात। अब किसी गांव में जो है पल्स पोलियो के जो कर्मचारी थे वो वैक्सीन लेकर पहुंचे और उन्होंने गांव में जो है बच्चों को वैक्सीन देना शुरू किया। तो हो सकता है कि कोई एक गांव है XYZ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट ये बनाई गई कि इस गांव में 100 लोग जो चाइल्ड्स थे उनको जो है वैक्सीन दी गई, उनको जो है पोलियो ड्रॉप दिया गया, और संजोग से 20 लोग ऐसे थे जो एलिजिबल तो थे पोलियो ड्रॉप पीने के लिए, लेकिन वो गांव में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इन 20 लोगों को जो है पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया गया। शाम का समय हुआ और पोलियो कर्मचारी जो थे उन्होंने एक इंफॉर्मेशन बनाई। इंफॉर्मेशन ये बनाया कि गांव XYZ में हमको 120 लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाना था, लेकिन हम लोगों ने केवल 100 लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाया। 20 लोग गांव में उपस्थित नहीं थे, इस वजह से वो लोग पोलियो ड्रॉप नहीं पी पाए। ठीक है, और उन लोगों ने कहा कि अब अपना काम हो गया है, मुझे ये रिपोर्ट गांव से कहां भेज देना है, तो ब्लॉक लेवल पर भेज देना है। ध्यान दीजिए, एक ब्लॉक से संबंधित गांवों की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो जो ब्लॉक लेवल पे व्यक्ति बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि मुझे गांव से डेटा मिले, मुझे गांव से डेटा मिले, तब मैं ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज पाऊंगा कि मेरे ब्लॉक में कितने लोग पोलियो ड्रॉप पिए, मेरे ब्लॉक में कितने लोग पोलियो ड्रॉप नहीं पिए। ध्यान दीजिए, ब्लॉक लेवल का आदमी क्या सोच रहा है कि मुझे गांव से डेटा मिलना चाहिए, और गांव पे जो पोलियो कर्मी आए हुए थे वो क्या कह रहे हैं कि हम जरा इंफॉर्मेशन भेज दें, किसको, ब्लॉक लेवल को। यानी गांव में जो पोलियो कर्मी है जिस चीज को इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं उसी चीज को ब्लॉक लेवल पर जो आदमी बैठा हुआ है, जो अफसर बैठा हुआ है, वो उसको डेटा मान रहा है। ठीक है, यानी पर्सन चेंज हुआ, यूजर चेंज हुआ, तो जो डेटा था वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा और जो इंफॉर्मेशन था वो डेटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन। चलिए, यहां पे मैं एक डायग्राम में बना रहा हूं। मैंने कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगा दिया, प्रोसेसिंग फॉर नेक्स्ट हाफ, अगले लेवल के लिए। और अब ये डायग्राम देखिए, तो डेटा दिया जा रहा है, प्रोसेसिंग हुई, इंफॉर्मेशन मिला। हो सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसकी दोबारा से प्रोसेसिंग हो, फिर से हमको क्या मिल जाए, डेटा मिल जाए, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करें, फिर इंफॉर्मेशन मिल जाए। यानी यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम कैसा है, तो ये डायग्राम साइक्लिक है। और जब भी हम लोग किसी साइक्लिक एंटिटी को देखेंगे तो हम लोग ये तो बिल्कुल नहीं बता सकते कि कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था
कि डेटा और इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो आप भी इस बात को जान लीजिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर करेगा, तो यूजर के ऊपर करेगा। यूजर चेंज होगा तो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंफॉर्मेशन डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग आगे चले, तो इस डिस्कशन से हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, कोई भी अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वहां पे हम लोग कुछ डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर्ड डेटा के ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या ले रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। चलिए थोड़ी देर पहले जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सोशल मीडिया का जो सिस्टम है, उसने कहा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट करिए और उसने आपकी करंट एज जो है कंप्यूट कर दी। चलिए अगर यहां पे देखा जाए तो आपकी जो करंट एज है वो एक डिराइव्ड इंफॉर्मेशन, और एज को डिराइव करने के लिए हमको जो है केवल एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे मुझे पता चलेगा और मुझे इस बात का इंफॉर्मेशन है कि आज की डेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, आज की डेट जो है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और बड़े आराम से मैं आपके एज के बारे में बता सकता हूं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई भी सिस्टम अगर हम लोग बनाएंगे तो उस सिस्टम में जो हम लोग डेटा को रखेंगे वो डेटा बेसिकली हमारे सिस्टम में किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कैसे हम लोग डेटा की इंटीग्रिटी, कैसे हम लोग डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन कराएंगे, इन सारी चीजों का जो स्टडी है इट इज इन द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। चलिए हमने कहा कि डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा को जब हम लोग स्टोर करेंगे तो डेटा को स्टोर कहां करेंगे, तो डेटा को स्टोर करेंगे हम लोग फाइल। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइल, व्हाट इज रिकॉर्ड, ठीक है, और व्हाट इज फील्ड। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास मैं स्टोर करना चाह रहा हूं। ठीक है, और वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है नेम, ठीक है, दूसरा है कि उनकी ब्रांच क्या है, और तीसरा जो इंफॉर्मेशन है इट इज डेट ऑफ बर्थ। और हमने कहा कि भाई साहब ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग मुझे किस तरीके से इनपुट करेंगे, तो फॉर्मेट उसका मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि पहले आप डे डालेंगे, उसके बाद आप मंथ डालेंगे और उसके बाद आप ईयर डालेंगे। ठीक है, अच्छा जब हम लोगों ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि एज जो है वो एटॉमिक, एज जो है वो क्या है, एटॉमिक। लेकिन यहां पे जब मैंने कहा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप इस फॉर्मेट में इनपुट करेंगे dd mm YYYY। अब हम अगर ये कहें कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है इट इज नाउ नॉन एटॉमिक, अब ये एटॉमिक नहीं रहा। क्यों?
क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इजिली मैं 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं, डेट, मंथ और ईयर। और हम लोगों ने पहले ही देखा कि नेम को हम लोग बड़े आराम से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो करंट सिनेरियो है, इस करंट सिनेरियो में हम एक फाइल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि नाम को मैं 3 सब पार्ट में मैं ब्रेक करूंगा, फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। ब्रांच मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, वो एटॉमिक है। और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी मैंने कहा कि मैं 3 टपल में इसको बांटने जा रहा हूं, dd, mm और yy। अब जो मैं फाइल में बनाऊंगा उस फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा तो वो मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं। ये मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखिए, एफ नेम, फिर यम नेम, फिर हमने कहा यल नेम, फिर मैंने कहा ब्रांच, फिर मैंने कहा डीडी, फिर मैंने कहा यम यम और फिर मैंने कहा वाई 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 वाई। चलिए, और इस तरीके से मैंने एक फाइल क्रिएट की है और इस फाइल का स्ट्रक्चर आपको एक टेबुलर फॉर्म में व्हाइट बोर्ड पर दिखेगा। चलिए, ये जो 3 एंटिटी है ये किसके लिए है, तो दिस इज फॉर द नेम। और ये लास्ट वाली जो 3 एंटिटी है ये किसके लिए है, तो दिस इज फॉर DOB। ध्यान दीजिए, ये जो टेबुलेटेड फॉर्मेट में आपको जो फाइल दिख रही है, इस फाइल को अगर हम लोग कॉलम वाइज इंस्पेक्ट करें तो क्या होगा, तो एफ नेम के नीचे जो एंट्रीज आएंगी वो स्टूडेंट का पहला नाम होगा, यम नेम के नीचे जो भी एंट्रीज आएंगी वो हमारे स्टूडेंट्स के मिडिल नेम होंगे, और यल नेम के नीचे जो भी एंट्री आएंगी वो हमारे स्टूडेंट्स के लास्ट नेम होंगे। चलिए, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चों को ही कंसीडर किया है, तो इस ब्रांच वाला जो कॉलम है यहां पे जो भी एंट्रीज आएंगी वो कांस्टेंट होंगी, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी अगर मैंने अपने कॉलेज में बच्चों को अलग अलग ब्रांचेस से रैंडमली सेलेक्ट किया। यानी 2 बातें, हो सकता है कि आप जो फाइल मेंटेन करने जा रहे हो उसमें कुछ डेटा ऐसा हो जो फिक्स हो। जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो सिस्टम मैं बना रहा हूं, दिस सिस्टम इज ओनली वैलिड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रांच के नीचे जो भी वैल्यूज आएंगी वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही होगा। यानी बाय डिफॉल्ट, ध्यान दीजिए, बाय डिफॉल्ट हमारे लिए ब्रांच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जब भी हम बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि वैल्यू चाहे यूजर अब दे एक्सप्लिसिटली या न दे, ब्रांच विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज क्या, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट it is mandatory when I have sampled some of the students from different branches। चलिए, अब
जो ये फाइल दिख रहा है, तो मैंने जो डिस्कशन किया कि यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम होंगे, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ब्रांच होगा, डे, मंथ और ईयर। चलिए, अब एक बात ये उठती है और लोगों के दिमाग में इस बात का आना बड़ा स्वाभाविक भी है कि हम नाम को 3 पार्ट में बांट लिए, हमने डेट ऑफ बर्थ को 3 पार्ट में बांट लिया, तो हमको इससे क्या फायदा मिला? पहले तो हम सीधे इनपुट कर सकते थे राम कुमार मौर्य, लेकिन अभी मुझे इनपुट करना पड़ेगा फर्स्ट नेम राम, सेकंड नेम कुमार एंड लास्ट नेम मौर्य। देखिए, ये जो डिवीजन हुआ है, दिस डिवीजन इज वेरी मच नेसेसरी। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। क्यों जरूरत है? मसलन अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरे पास जितने लोगों का रिकॉर्ड स्टोर है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 2002 में पैदा हुए, 2002 में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए, अगर मुझे ये पता करना है और मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये कैलकुलेट करना मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे केवल वाई 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 कॉलम के नीचे वैल्यूज को चेक करना है। मैं हर उस वैल्यू को पिक करूंगा जहां पे एंट्री मुझे क्या मिलेगी, 2002, और उनको मैं जोड़ लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 2002 में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए। या मुझे ये पता करना हो कि किसी महीने की 5वीं तारीख में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका डेट बर्थडे आता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना होगा, तो मैं केवल डीडी वाले कॉलम में मैं आऊंगा और मैं 5 खोजूंगा, जहां पे भी मुझे एक वैल्यू मिलेगी 5, मैं काउंट करूंगा और रिजल्ट में आपके सामने दे दूंगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, किसी सिस्टम को बनाने की, जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा का स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मुझे उस डेटा को आगे यूज करना है। आई हैव टू टेक सम डिसीजन, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो इतना इक्विप्ड हो कि जो कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो ऑपरेशन हमारा सिस्टम हमारे डेटा के ऊपर परफॉर्म करा सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतनी बातें सफिशिएंट है। कल का जो लेक्चर होगा वहां पे हम लोग अपना डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, और तब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग फाइल को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग अगली चीजों को एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।